यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स 5वां वीडियो हमारा होगा। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 5वीं वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। जिस तरीके से हमने अक्षीय स्थिति के लिए किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q बिंदु आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप पहले डायग्राम पे बात करेंगे जो ये चित्र बना हुआ है। इसमें आपका A और B यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, इनके बीच की दूरी पूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होगा यानी इसके मध्य बिंदु में तो ये दूरी आपकी l हो जाएगी और यहाँ से ये दूरी भी l हो जाएगी। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में यानी लंबवत दिशा में एक बिंदु यहाँ पर P है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ये दूरी आपकी r हो गई, ये दूरी l हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये जो होगा आपका कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। तो ये कर्ण होगा और कर्ण का मान होता है √ लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो √r² + l² क्योंकि लंब इसका r है और आधार इसका l है। इस तरीके से यहाँ भी देखिए हम तो B से P की जो दूरी होगी वो भी √r² + l² होगी और यहाँ पे A से P की दूरी √r² + l² होगी। यहाँ पे हम दिशा की बात कर लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से काम करेगा। तो ये आपका -q आवेश है, ये P बिंदु है, इस पर हम +q कूलम q0 आवेश लेकर आते हैं परीक्षण आवेश को। तो चूँकि प्लस है और ये माइनस है तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि विपरीत आवेश होने के कारण ये अपनी ओर आकर्षित। तो यहाँ पे जो आवेश होगा कमज़ोर है तो ये अपनी ओर खींचेगा ये। तो E1 की जो दिशा होगी वो P से A की दिशा में हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे +q आवेश है और यहाँ पे बिंदु P है। यहाँ भी परीक्षण आवेश q0 है जो कि आप कमज़ोर है लेकिन धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक है तो ये इसको दूर भगाएगा। तो ये BP की दिशा में आगे की ओर जाएगा यानी E2 की दिशा आपकी हो जाएगी B से P की ओर। और जो E1 की दिशा है जो -q आवेश के कारण होगी वो P से A की दिशा में हो जाएगी। तो एक इधर की ओर जा रहा है E2 की ओर और एक E1 की ओर जा रहा है। तो इसका जो परिणामी होगा वो जस्ट इसके बीच में काम करेगा यानी E यहाँ पे होगा। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे उसके पहले यहाँ पे देख लें कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों -q एवं +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। अभी हम चित्र में बात कर चुके हैं। बिंदु P की आवेश -q एवं +q से समान दूरी होगी जो √r² + l² होगी। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 k q/r² जो कि फार्मूला होता ही है। तो यहाँ जो दूरी है √r² + l² है तो स्क्वायर जब होल स्क्वायर करेंगे q/r² तो ये आपका रूट हट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो गया PA की दिशा में। अभी हम लोग देख चुके हैं E1 = 1/4πε0 k q/r² + l² हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से जो हमारा +q आवेश है के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 q/r² + l² उतना ही, लेकिन दिशा इसकी BP की दिशा में हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं चूँकि E1 और E2 के मान बराबर परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न है। यहाँ आप देख रहे हैं E1 की जो वैल्यू है वो और यहाँ E2 की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, बराबर है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। एक PA की दिशा में है और BP की दिशा में। तो यहाँ पे दिशा देख लें तो यहाँ पे दिया है P से A की दिशा में और एक दिशा E2 के लिए दिया है V से P की दिशा में। तो दिशाएं दोनों की क्या है, भिन्न भिन्न है, विपरीत भी नहीं है। विपरीत होती तो इसको हम घटा भी सकते थे ज़्यादा में से कम वाले को, जिस तरीके से हमने अक्षीय स्थिति में किया था। यहाँ पे विपरीत नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न है, एक दिशा इधर की ओर है एक इधर की ओर है। तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए आगे। अतः E1 एवं E2 को AB के लंबवत व समांतर 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। 2 घटकों में इसको हम वियोजित कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें तो पहला इसमें दिया AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा एवं E2
साइन थीटा होंगे जो समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त परस्पर निरस्त हो जाएंगे। चलिए चित्र में देखते हैं, दूसरा चित्र भी हम लोग समझेंगे इसी समय। तो ये आपका हो गया बिंदु P, जो यहाँ पे बिंदु P दिया हुआ है, ये बिंदु P यहाँ पे हो गया। अब इस बिंदु P पर जो तीव्रता लग रही है कि लग रहा था E2 इस डायरेक्शन में, यहाँ देख रहे हैं, और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में PA की दिशा में, तो इधर की ओर E1 लिख दिया। अब इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हम लंबवत दिशा में इनके भाग करते हैं। तो आपका E1 जो है इस डायरेक्शन में, तो E1 साइन थीटा नीचे की ओर, और E2 जो इधर है लंबवत दिशा में, E2 साइन थीटा हो जाएगा। तो E1 और E2 की वैल्यू चूँकि सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम होने के कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों बिल्कुल समान हो जाएंगे, लेकिन विपरीत दिशाएं होने की वजह से एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ये थीटा यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि आपका जो कोण बनेगा यहाँ पे ये थीटा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट इसका दिया है कि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा होंगे जो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब यहाँ देखें आप, जब इस P बिंदु पर हम जो हमारा E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको क्षैतिज घटक में इसी के समांतर हम जो हमारा वैद्युत ध्रुव है ये इसी के समांतर में हम इसको जब तोड़ते हैं, वियोजित करते हैं, तो हमें E1 के लिए E1 cos थीटा और E2 के लिए E2 cos थीटा मिलता है। दोनों की दिशा सेम होगी, इसीलिए इसको हम E बराबर जो परिणामी होगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू किस तरीके से है। तो समकोण त्रिभुज POB में, जो हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ है POB में cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है OB यानी L, और कर्ण आपका दिया है PB यानी कि रूट R² प्लस L²। तो cos थीटा बराबर L अपॉन रूट L² प्लस R² या R² प्लस L² यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। E बराबर यहाँ E1 की वैल्यू 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस L² cos थीटा प्लस 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस L² cos थीटा। ये दोनों सेम है तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L² 2 cos थीटा हो जाएगा, यानी कि दोनों जोड़ लिए जाएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी। cos थीटा बराबर L अपॉन रूट में था, तो रूट जानते हैं, रूट L² प्लस R² को लिख सकते हैं L² प्लस R² का होल पावर 1/2। तो यहाँ Q अपॉन R² प्लस L² और cos थीटा की जगह पर हम जब ये लिखेंगे L अपॉन L² प्लस R² 1/2 इसका पावर, तो एक पावर पहले से ही है, आधी पावर और जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 3/2 घात हो जाएगी। और यहाँ 2Q और ये L, तो 2QL अपॉन इतना L² प्लस R² का होल पावर 3/2। अब यही चीज़ यहाँ देखेंगे कि चूँकि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, तो L² को R² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, इसको हम ना के बराबर मान लेंगे। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका L, यहाँ से हम हटा सकते हैं क्योंकि L² का मान R² की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पे L² आपका हट जाएगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P अपॉन, क्योंकि आप जानते हैं 2QL को हमने P लिख लिया है, R² का होल पावर 3/2, तो 2 और 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर 3 यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो E बराबर 1/4πε0 K P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर निर्वात था वायु के लिए होगा तो K का मान 1 होगा। अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो है वो निर्वात या वायु में रखा है तो वहाँ पे K का मान 1 हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और इसमें देखेंगे वैद्युत क्षेत्र E की दिशा जो है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। यहाँ पे देखिए चित्र किस तरीके से इसमें देखा जाएगा, तो इसकी जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी इधर से इधर की ओर होगी, जो कि यहाँ पे धन दिशा है, धन आवेश है, और ये ऋण आवेश है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें अंतर क्या होता है दोनों में, तो यहाँ पे 2 रहता है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में यहाँ 2 नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उतनी ही दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति की अपेक्षा दुगनी होगी, और दिशा दोनों में विपरीत होती है, क्योंकि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है आवेश की ओर,
और वैद्युत क्षेत्र की जो ई की दिशा इसमें है यानी निश्चित स्थिति में वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। आगे हम देखेंगे इसमें हमारा अगला है इसमें कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र हमारा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये लिख रखा है मैंने। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख देते हैं जो कि यहाँ पे माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो जब इसको रखा जाता है तो एक बल यहाँ पे इस आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। दो बल लगते हैं यानी यहाँ बल का युग्म बनता है, जोड़ा बनता है और ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। और इस तरीके से जब प्रयास करता है, लाता है, तो कितनी दूरी ये तय करता है। तो यहाँ चित्र से आप समझ सकते हैं BCA समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ACB में अगर हम बात करें इसकी दूरी कितनी होगी BC की, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इस तरीके से जो दूरी होगी वो BC बटे AB यानी लंब बटे जो एक कोण थीटा बना है तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AB बराबर साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो BC बराबर आपका हो जाएगा AB और AB की वैल्यू कितनी है 2l है, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा। अभी BC की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, BC बराबर 2l साइन थीटा। आगे हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है तथा ये बल युग्म बनाते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो फार्मूला होता है आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q। तो इस तरीके से F बराबर क्या बनेगा यहाँ पे, F बराबर आपका हो जाएगा QE, जहाँ पे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और Q आवेश होगा। तो एक बल यहाँ पे लग रहा है F यानी F बराबर QE इधर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यहाँ पर भी एक आवेश जो दिया हुआ है माइनस Q, इस पर भी एक बल लग रहा है लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F है, ये भी F बराबर QE होगा। तो यहाँ पे बल युग्म लग रहा है एक इस दिशा में एक इस दिशा में, और इसको वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण बनेगा, बल युग्म का आघूर्ण F × 2l साइन थीटा यानी जो बल गुणे बल की केंद्र से अक्ष की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखें इसकी दूरी कितनी है 2l साइन थीटा है और बल कितना लग रहा है F। तो टाउ बराबर हो जाएगा F बराबर QE 2l साइन थीटा। अब 2QL को एक जगह लिख देंगे, E साइन थीटा पीछे लिख देंगे, तो 2QL का मतलब P होता है, तो PE साइन थीटा न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आपका बनेगा।